प्रहार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की अग्निपथ योजना के संबंध में प्रेस वार्ता, प्रधानमंत्री का जताया आभार। नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस का राजभवन कूच, केंद्र पर लगाया आवाज दबाने का आरोप। उत्तराखंड में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध, सड़कें जाम। मनसा देवी के पर्वतों पर लगी भीषण आग, जंगल का बड़ा हिस्सा चपेट में आया। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सेना में जाने का यह सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि इस योजना का सभी युवाओं को लाभ उठाना चाहिए। देश को योद्धा देने में उत्तराखंड हमेशा आगे रहा है। सीएम धामी ने कहा कि भारतीय रक्षा व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ सालों में कई बड़े सुधार देखने को मिले हैं। अग्निपथ योजना को लागू करने का जो निर्णय लिया गया है, उससे देश के नौजवान 4 साल की सेवा सेना में दे सकेंगे। इस योजना से अग्निवीर तैयार किए जाएंगे। देश के नौजवान आर्म फोर्स में जा सकेंगे। उन्हें नई तकनीक से ट्रेंड किया जाएगा और देश को हाई स्किल आर्म फोर्स मिलेगी। इसमें अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि के तहत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज सहित मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अगले 18 माह में 10 लाख नौकरियां देने के निर्णय में जहां पूरे देश के युवाओं को एक आशा और विश्वास दिया है, उनके सपनों को उड़ान देने का कार्य किया है और इस महाअभियान की शुरुआत अग्निपथ योजना को प्रारंभ करने से की गई है, जिसके तहत सेना में अग्निवीरों को नियुक्त किया जाएगा। इससे न केवल देश के युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा, बल्कि सेनाएं भी अधिक युवा व सशक्त होंगी। इस योजना के तहत जहां 17 से 21 वर्ष के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा, इसकी शुरुआत आगामी 90 दिनों में हो जाएगी। भारतीय सेना इस योजना के लागू होने के पश्चात आने वाले समय में और अधिक जोश के साथ तिरंगे की आन बान और शान को बढ़ाने का कार्य करेगी। साथ ही इस योजना से देश के ऐसे युवाओं को बड़ी सौगात भी मिलेगी जो अनुशासित होंगे, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होंगे और जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होगा। और एक अनुशासन भी उनको जीवन में निश्चित रूप से जो 4 साल वो देश की सेवा करेंगे उसमें अनुशासित भी होंगे, देश की सेवा का जज्बा भी होगा और हर किसी को अवसर भी प्राप्त होगा। सेना में भर्ती के लिए सरकार की ओर से घोषित की गई अग्निपथ स्कीम का विरोध उत्तराखंड में भी शुरू हो गया है। मंगलवार को इस स्कीम का ऐलान किया गया था और युवाओं के साथ ही कांग्रेस के नेता स्कीम के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा है कि भारतीय रक्षा सेनाओं में विशेष तौर पर थल सेना में 2 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं। देश के लाखों युवा जो सेना में भर्ती होने का सपना पाले हुए हैं, इसके लिए वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने आलोचना से बचने के लिए उनको एक झुंझुना थमा दिया है। अग्निपथ योजना लागू करने के विरोध में बेरोजगार संगठनों के पदाधिकारियों, युवाओं ने राजधानी सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में जमकर हंगामा किया। युवाओं ने भाजपा की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में लगाए गए पोस्टरों, बैनरों को फाड़ डाला और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पिथौरागढ़ में युवाओं ने सीलथाम में जाम लगाया, जिस कारण यहाँ हजारों लोग जाम में फंस गए। हंगामा कर रहे युवाओं ने अग्निपथ योजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा युवाओं के साथ धोखा है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया 90 दिन बाद शुरू हो जाएगी। इससे पहले सैन्य प्रबंधन दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचकर युवाओं को जागरूक करेंगे। केंद्र सरकार की नीति और नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय में इकट्ठा होकर राजभवन का कूच किया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए मोदी सरकार ईडी का सहारा ले रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा नुपुर शर्मा का मामला दबाने के लिए कांग्रेसियों पर शिकंजा कस रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पुलिस को दबाव बनाने के लिए भेजा गया। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि देहरादून में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने युवाओं की आवाज उठाते हुए निजी संस्थानों और कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 70% आरक्षण देने का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि लंबे समय से ये मांग उठ रही है
कि स्थानीय युवाओं को निजी कंपनियों और संस्थाओं में नौकरी में 70% आरक्षण मिल सके ताकि प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में ही नौकरी के अवसर मिल सके। ऐसे में खानपुर विधायक उमेश कुमार की इस पहल के बाद स्थानीय युवाओं में एक उम्मीद की किरण जागी है। उमेश कुमार ने बतौर पत्रकार भी हमेशा ही युवाओं की आवाज बुलंद की है। वहीं अब विधायक बनने के बाद वो सदन के अंदर भी प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने वर्तमान में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि पहले भी प्रदेश में चारधाम यात्राएं संचालित की जाती थी। उनके द्वारा भी वर्ष 2015 से 2016 में विपरीत परिस्थितियों में चारधाम यात्रा का संचालन बेहतर तरीके से किया गया था, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से चारधाम यात्रा को लेकर कई प्रकार की व्यवस्थाएं आ रही हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। है कि व्यवस्थाओं का ठीक तरीके से संचालन नहीं, कहीं कहीं पर कोई गंभीर बात है। पहले भी चारधाम यात्राएं होती रही हैं। हमारे समय में तो 14, 15, 16 में बहुत विषम परिस्थितियों में हुई, लेकिन कभी इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई। ये बहुत दुखद और चिंताजनक है। स्थिति को सुधारना चाहिए। कालाडूंगी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी कालाडूंगी द्वारा हिंदुओं पर हो रहे हमले और पथराव के विरोध में कालाडूंगी एसडीएम ने रेखा कोहली के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पूरे देश में इस्लामिक जिहादियों द्वारा ये जुम्मे की नमाज के बाद पूरे देश में पत्थरबाजी करके, महाआगजनी करके और इस तरीके के जो हिंदू समाज के बहुसंख्यक समाज के लोगों की जो दुकानें जलाकर जो माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके विरोध में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में आज के दिन इसका विरोध करके आज कालाडूंगी एसडीएम के माध्यम से प्रखंड कालाडूंगी की टोली भी यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा रही है। आज ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है। इसको मैं अभी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से वहाँ प्रेषित करवा दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कल पाबो ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सपलोड़ी और भट्टी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले दिनों गुलदार के हमले में मारे गए मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सपलोड़ी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गुलदार के हमले में मारी गई सुषमा देवी के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। हरीश रावत ने कहा, ये बड़ा दुख है कि क्षेत्र में गुलदार की दहशत लगातार देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि सपलोड़ी और भट्टी गाँव में ग्रामीणों के अनुसार 3 से 4 गुलदार सक्रिय हैं, जिसके कारण ग्रामीण खेतों में जाने से भी कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा, वो वन विभाग से मांग करते हैं कि वन विभाग भट्टी गांव, सपलोड़ी और आसपास के क्षेत्र में ग्रामीणों को गुलदार के दहशत से निजात दिलाने के लिए अतिरिक्त पिंजरे लगाए और रात को गश्त भी लगातार जारी रखें। नहीं थी और गांव-गांव में ये बड़े भय की स्थिति पैदा हो गई। वृद्धजनों के ऊपर जिस तरीके से बाघ हमलावर है, उससे और बच्चों के ऊपर, इससे एक हर गांव डरा हुआ है और हर वो परिवार डरा हुआ है जिनके बुजुर्ग लोग गाँव के अंदर है। यदि इस तरीके की घटनाएं बढ़ती गई तो हमारे गाँवों से पलायन और ज़्यादा तेज हो जाएगा। लोग कैसे अपने माँ बाप को असुरक्षित घर में छोड़ेंगे? परिवार में घर का दरवाज़ा खोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। तो ये बड़ा भारी खतरा है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। उनके देवर है यशवंत जी, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है। ये सब लोगों को, इन परिवार के लोगों से मैं मिला हूँ, उन तक अपनी सांत्वना और सभी लोगों की सांत्वना उन तक प्रेषित कर रहा हूँ। कल डोईवाला नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी की अध्यक्षता में नगर के व्यापार संघ और तमाम ऐसे व्यापारियों से जो प्लास्टिक का व्यापार करते हैं, उनके साथ बैठक कर उन्हें भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए कानून की जानकारी देते हुए बताया गया कि अब किसी भी तरह के प्लास्टिक का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है, इसलिए पॉलीथीन के प्रयोग से बचे और प्रदूषण को खत्म करने में सहयोग दे। जो है इस बात से अवगत कराया है कि जो प्लास्टिक और ये डिस्पोजल जो आइटम है या प्लास्टिक के जो चम्मच हैं या प्लेटें हैं या वो है, ये सब टोटली एक तरीके से बैन है और इसके बाद इसमें कोई सुनवाई नहीं है। और जो पहले 2500 या 5000 रुपये जुर्माना होता था, वो अब 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। इसलिए सभी दुकानदार भाइयों से, शादी वालों से, सबसे मैं ये अपील करता हूँ कि इसका जो है पुरजोर समर्थन करें और जो अगर इसका समर्थन नहीं करेगा, उसके बाद अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसकी जिम्मेवारी जो है उसकी स्वयं की होगी। इसलिए मतलब जो है लोगों को इस बात को सोचना पड़ेगा, अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए, अपने नगर को स्वच्छ बनाने के लिए, अपने मोहल्ले को स्वच्छ बनाने के लिए हमें सबको जागरूक होना ही पड़ेगा। आज 1 जुलाई से जो सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बैन भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया गया, उसी के संबंध में हमारे जो व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं, कुछ होलसेलर्स हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, उनकी एक बैठक बुलाई गई थी और जो शासन के जो निर्देश हैं, जो आइटम्स की डिटेल्स हैं, उन सभी को उपलब्ध करा दी। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः
पूर्णतः 1 जुलाई से प्रतिबंधित किया गया। इन सबको आगाह कर दिया गया कि यदि 1 जुलाई के बाद कोई इस तरह का प्रयोग करते, विक्रय करते हुए और इवन टू प्रयोग करते हुए पाया गया तो उस पर जो दंड प्रावधानित किए गए उसके अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी से अपेक्षा करी कि अपने आगामी जनरेशन के हित में, नगर हित में, समाज हित में इसको पूर्णतः बंद करने के लिए पूर्णतः सकारात्मक कदम उठाएं। इसमें तो 2 लाख से लेके तक का दंड का प्राविधान है और यूजर पे भी दंड का प्रावधान। अगर मैं हूँ और पॉलीथीन ले जा रहा हूँ तो यूजर मैं हो गया तो यूजर पे भी दंड का प्राविधान का वो है इसमें रखा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय के नेतृत्व में जिले भर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अंकुश लगाने के लिए चेकिंग अभियान जिले भर में जारी है। वहीं भतरौज खंड पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 2 अभियुक्तों को 50 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार बरामद गांजे की कीमत 7,57,000 रुपए आंकी गई है। दोनों अभियुक्त उत्तम सिंह नगर के रहने वाले हैं। धारचूला उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने सभी विभागों के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर एक संयुक्त बैठक ली। बैठक में PWD, BRO, PMGSY, सिंचाई, नगर पालिका, शिक्षा, पुलिस, परिवहन और टैक्सी यूनियन के अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने ARTO को सभी टैक्सी यूनियन के साथ बैठक कर ओवरलोड सवारियों पर कंट्रोल करने के साथ ही यातायात के नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसमें हमने विभिन्न विभाग जिनके अंतर्गत सड़कें आती हैं उनको निर्देश दिया गया है कि अपनी अपनी सड़कों पे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स होने की संभावना ज़्यादा होती है उसको आइडेंटिफाई करें। जिससे प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभाग की कंबाइंड टीम ऐसे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करेगी और वहाँ पे क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन या प्रोटेक्शन वर्क के थ्रू या साइनेजेस के थ्रू वहाँ पे जो एक्सीडेंट होने की संभावना है उसको कम किया जा सकता है। एक मुद्दा ये उठाया गया। दूसरा ये था कि हमें जो यहाँ पे जो ड्रंक ड्राइविंग या ओवरलोडिंग के कारण जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसको कम करने के लिए जो इंस्पेक्शन होती है, जो ऐसे स्पॉट्स जहाँ पे इंस्पेक्शन करने से ऐसे ज़्यादा कार्रवाई हो सकते हैं, इसके लिए निर्देश दिया गया है पुलिस को कि वो अपनी ये कार्रवाई करवाएं। जनपद चमोली के नारायणबगड़ विकासखंड के भेला गांव के समीप गधेरे के तालाब में ग्रामीणों ने एक महिला का शव तैरता हुआ पाया, जिसकी सूचना पर थाना थराली अंतर्गत चौकी प्रभारी नारायणबगड़ मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों से जानकारी लेने पर शव की शिनाख्त अनिता देवी के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त महिला मार्च महीने से लापता चल रही थी और 16 मार्च को महिला के मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के परिजनों ने राजस्व पुलिस को महिला की गुमशुदगी की तहरीर दी थी, जिस पर राजस्व पुलिस द्वारा रेगुलर पुलिस को मामला स्थानांतरित किया गया। वहीं अब जाकर गाँव के ही पास बहने वाले गधेरे में बने तालाब से महिला का शव बरामद किया गया है। यह मामला राजस्व क्षेत्र नारायणबगड़ का है। 16/3/2022 को एक महिला अनिता देवी की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उसके बाद विवेचना राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस के पास में आई तो दौरान विवेचना के उस महिला को काफ़ी तलाश सुरक्षा से पता रसी की गई, लेकिन तब तक कुछ महिला का शव नहीं मिला था। कल कुछ ग्रामीणों ने उस महिला का शव किसी तालाब में देखा तो उसकी सूचना फिर उन लोगों ने परिजनों को दी और परिजनों ने फिर पुलिस को दी। पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम में जो भी रिजल्ट आएगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अब जो भी स्थिति स्पष्ट होगी वो पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी, तब अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही अग्निपथ योजना का विरोध उत्तराखंड में भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड के खटीमा में भी सैकड़ों युवाओं ने खटीमा नगर की सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध किया। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने खटीमा नगर में जुलूस निकाला और विरोध जताया। युवाओं ने खटीमा तहसील पहुंचकर प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और इस योजना को जल्द से जल्द वापस लिए जाने की मांग की। इस मौके पर आक्रोशित युवाओं ने कहा कि पूरे देश में युवा सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। देश भर का युवा सरकार से मांग करता है कि इस योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। युवाओं का कहना है कि पिछले 2 साल से वो सेना भर्ती की लिखित परीक्षा का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने लिखित परीक्षा को रद्द कर पूरे देश में अग्निपथ योजना को लागू कर दिया है, जिससे कि देश के युवा विरोध में है। ज्ञापन सर, हमने जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी अग्निवीर नाम से जो स्कीम लॉन्च कर रखी है, इसके विरोध में दे रखा है। ये सेना को तोड़ने का काम है। ये टूर ऑफ ड्यूटी में चाहती है कि हर बंदा सिर्फ 4 साल के लिए जाए, जैसे कि सेना इन्हें संविधा में लगा रखी है। 4 साल बाद वो 75% को बाहर करने वाले हैं। अब तुम 75% को बाहर कर दोगे तो बंदा जाएगा कहाँ?
एक बंदा फौज में क्यों जाता है? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है, उसके बाद पेंशन है। अगर वो आगे है तो उसको घर में देखने वाले पीछे से सरकार है। तुम 4 साल में उसको, अगर अभी अब युवा भर्ती होता है 21 साल में, अगर 4 साल बाद बाहर निकलेगा, उसकी मान लो 25 साल होगी, फिर वो किस चीज़ की तैयारी कर सकता है? या तो उसके बाद तुम 4 साल के बाद कुछ कोटा दो, और कोटे के नाम पे क्या बोलती है कि जो राज्य सरकार है वो पुलिस में तुमको छूट देगी। अरे पुलिस की भर्ती इस बार 7 साल बाद निकल लगी है, तो कैसी छूट चाहिए हमको? हमारी ये मांग है कि टूर ऑफ ड्यूटी को वापस लिया जाए। जो आर्मी का रिटर्न इतने सालों से रोक रखा है, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग रोक रखी है, उसको दोबारा से करा जाए सुचारू रूप से। और आने वाले भाई लोग, इन भाई का भी भर्ती की उम्र स्टार्ट हुई है, ये बेचारे 4 साल के लिए क्यों जाएंगे? ना इसमें जॉब सिक्योरिटी है, इनका जॉब प्रोफाइल क्या है? इसमें कुछ नहीं हो सकता सर। ये स्कीम फ्लॉप है, हर युवा विरोध कर रहा है इसका कि इस स्कीम को वापस लिया जाए। बस हमारा मेन मोटिव है कि हमारा 2 साल से हम लोग रुक रखे हैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए, भाई लोग अपने रिटर्न के लिए। हर महीने 31 तारीख को नोटिस आ जाएगा। कोविड के कारण हम रिटर्न अभी नहीं ले पाएंगे। अगर तुम्हें यही करना था तो 2 साल हमारे क्यों बर्बाद करें? मेरी ज्वाइनिंग रुकी है एयरफोर्स में, तुमने 2 साल पहले अगर ये डाल देते कि हम कैंसिल करेंगे, अगर रिटर्न वाले भाई लोगों के डाल देते कि ये कैंसिल होगा, तो आज भाई लोग रुकते तो नहीं, कुछ और देखते। सब भाइयों ने इसी में आस लगा रखी और इस सरकार ने हमारी आस तोड़ दिया। मेरी टूर ऑफ ड्यूटी वापस लो और एग्ज़ाम कराओ आर्मी का और एयरफोर्स की इनरोलमेंट ज्वाइनिंग दो। मेरा नाम सूरज चंद। डिफेंस ने एक न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी की, उसके विरोध में आज भी दिमागी युवा द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि ज्ञापन के माध्यम से अपने पॉइंट्स लिखे गए कि उनके विरोध में है। उस ज्ञापन को हम उचित माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पहुंचा देंगे। उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान उस स्तर से। सर, उत्तराखंड जो है हमेशा से एक सैनिक बहुल क्षेत्र रहा है। यहाँ पर बहुत सारे सैनिक, सबसे मेरे ख्याल से पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सैनिक उत्तराखंड ही देता है। तो उनकी एक समस्या है कि भाई 2 साल से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है, तो उनका ये भी समस्या कि हम उचित माध्यम से ऊपर पहुँचाएँ। वर्ष का है पूरा तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन 4 वर्ष का बता है कि एक टेम्परेरी कमीशन टाइप का जो ऑफिसर्स को भी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी 5 साल का होता है, इसमें 4 साल का कुछ दिया गया है। उसी के उनके द्वारा विरोध किया गया कि परमानेंट नेचर का होना चाहिए। बागेश्वर जिले से एक मामला सामने आया है, जिसमें एक निजी अस्पताल द्वारा स्वस्थ बच्ची को दवा की ओवरडोज देकर हालत बिगाड़ दी गई, फिर अन्य अस्पताल ले जाने को कह दिया गया। इस पूरे प्रकरण से समस्त परिवार सदमे में है, जहां 1 साल 9 महीने की बच्ची का अकस्मात चला जाना हृदय विदारक घटना है। इस घटना को लेकर डॉक्टर पंकज कुमार का साफ तौर पर कहना था कि उनकी कोई भी गलती नहीं है, जबकि परिजनों का परिवार ही दोषी है। बच्ची को आशीर्वाद हॉस्पिटल में ले गए थे, एकदम स्वस्थ ले गए थे। हम उसको इसलिए दिखाने के लिए ले गए थे कि उसके पेट में तो खाती थी, उसको पचता नहीं था। मतलब कुछ ऐसे खाना जैसे नमकीन है, ऐसी चीज़ें खा लेती थी तो उसको पचता नहीं था और खाना कम खाती थी। इसलिए हम उसको वहाँ पे कि दिखा लेते हैं, बच्ची है, प्यार करते थे उसको। जो मेरे भाई हैं वो दिखाने के लिए उसको वहाँ पे ले गए थे, भाई और बहन जो हैं दिखाने के लिए ले गए थे। तो उस दौरान डॉक्टर ने बोला कि ना कोई टेस्ट किया ना कोई कुछ किया, उसने बोला कि इसको इन्फेक्शन है, तो इसको एक एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया, ड्रिप भी चढ़ानी पड़ेगी और इंजेक्शन भी उसी में हम लगाएंगे। उसने क्या करा, ड्रिप भी चढ़ाई और इंजेक्शन भी उसी में 500 ml की जो एक इंजेक्शन आती है एजिथ्रोमाइसिन, वो पूरी ही लगा दी उसने, पूरी ही वो ड्रिप में भर के वो पूरा बॉडी में डाल दिया। 5 सेकंड के अंदर 5 बेहोश होने लग गई बच्ची। तो वो जो ड्रिप का जो वो था, पाइप में जो ड्रिप चढ़ता है, उसको भी उन लोगों ने इतना तेज़ बढ़ा दिया कि 5 मिनट के अंदर वो जो जितना 100 ml की बोतल 5 मिनट के अंदर उसके अंदर चढ़ा दिया उन लोगों ने। फिर उसके बाद जब बच्ची बेहोश होने लगी, उसको लैट्रिन बाथरूम सब वहीं पे हो गया सब। उसके बाद उसको जैसे बोला उनने, माँ बाप ने हल्ला गुल्ला किया कि तुम मतलब ऐसा क्या हो गया बच्ची को, अभी तो ठीक थी हमारी बच्ची, क्या हुआ इसको करके। उन्होंने बोला इसको उठाओ, हमारे पास न कुछ सुविधा है न कुछ है, आप इसको उठाओ। फिर क्या बोलते हैं, न ऑक्सीजन की सुविधा उन लोगों के पास थी, न एम्बुलेंस की सुविधा उनके पास थी। और फिर उसको उसके मम्मी पापा ने उसको सीधे मातृ छाया हॉस्पिटल में उनने लगा कि वहाँ पे नज़दीक है, किसी एक उसने बताया, बगल में कोई नर्स थी, उसने बताया मातृ छाया हॉस्पिटल नज़दीक है, आप उसको वहाँ पे लेके जाओ। तुरंत आनंद फानंद में वो उसको वहाँ पे लेके गई। मातृ छाया में ले गए तो मातृ छाया में बड़ी मुश्किल से उसको बहुत ज़्यादा पुश करने के बाद, उसको बहुत ज़्यादा दबाने के बाद उसको सांस आया तो उनने वहाँ पे ऑक्सीजन चढ़ाया, सब कुछ करा। एक दिन एक रात उसको अपने हॉस्पिटल में भी रखा। उसके बाद उनने बोला कि यहाँ पे अब हमारे पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, आप इसको जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में, दिमाग का डॉक्टर वहीं पे है, सारी सुविधाएं वहीं पे है, आपको वहाँ पे आप इसको वहाँ ले जाओ।
वो उसको वहाँ पे लेके आए जी। वहाँ पे लेके आए तो वहाँ पे भी एक दिन उसको इमरजेंसी में रखा गया। फिर उसको थोड़ा सा मतलब नॉर्मल लगा कि थोड़ा सा मतलब मुंह से आवाज़ कर रही थी, नखरे कर रही थी, वो करके नखरे कर रही थी। तो उसको उन लोगों ने वार्ड में शिफ्ट किया। वार्ड में ही उसको मतलब ऑक्सीजन जो भी सुविधाएं लगती है उसको लगा के रखा था। थोड़ी देर उसका ऑक्सीजन भी हटाया था उन लोगों ने। फिर उसके बाद 7 तारीख की रात को क्या बोलते हैं फ़ोन आया कि इसको फिर अटैक पड़ गया। फिर 8 तारीख की सुबह मैं यहाँ से गई बागेश्वर से। मैं वहाँ को अपना वर्ग पूरा करके मैं बागेश्वर से देहरादून को निकली। फिर मैं यहाँ से गई, मैंने बच्ची को देखा तो बच्ची के आँखों में ऐसे पट्टी चिपकाई हुई थी, उसमें हल्का सा उसको खोला हुआ था। फिर मैं वहाँ पे जाके मैंने क्या कर सकती थी, मैंने उसको देखा। फिर मैंने डॉक्टरों से भी पूछा कि मतलब आप क्या कर रहे हो, आगे इसकी क्या हो सकता है, आप बचा सकते हो नहीं बचा सकते हो, यहाँ पे सारी सुविधाएं दे सकते हो नहीं दे सकते हो, क्या है क्या नियम, क्या करें इसके लिए। उन्होंने बोला आप शांत हो जाओ और हम इसको 9 बजे 10 बजे रात को जो भी होगा इसकी सिटी स्कैन करेंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे हम। उन्होंने बोला हम इसको सिटी स्कैन के लिए ले जा रहे हैं। तो वो सिटी स्कैन के लिए ले गए। मैं दोनों मम्मी पापा और मैं उसके चाचा थे, हम तीनों चारों नीचे आ गए सिटी स्कैन रूम में। उन्होंने क्या करा, नीचे बच्ची को सिटी स्कैन रूम में उसमें मशीन में लिटाया। थोड़ी देर मतलब खाली एक फ़ोटो जैसे मतलब खाली एक रखा और निकाल दिया बाहर। वहाँ से बोला कि फिर हमको बोला चलो ऊपर चलो करके। फिर मैंने बोला क्या बोलते हैं बच्चों से, मैं कहा आप, वो उन्हें खाना नहीं खा रहे थे, वो मैं कहा कुछ चाय पानी पी लेंगे। मैं नीचे कैंटीन में गई, मैं फटाफट चाय नाश्ता उनके लिए लेके आ रही थी। उनको बुला लिया ऊपर, उतने में उनको बुलाया तो बोलने लगे। फिर वो दौड़ दौड़ के नीचे आ रहे हैं। मैं कहा क्या हो गया, मैं भी गई, मेरे को जाने नहीं दिया ऊपर। मेरे से बोला नहीं तुम मत जाओ वहाँ, ऐसे करके वो दरवाजे से बाहर निकल के आए। मैं कहा क्या हो गया, और रोते धोते बिल्कुल ऐसे आ रहे थे। मैं कहा क्या हो गया, बोला बड़े क्या बोलते हैं डॉक्टर आए थे दिमाग के, वो बोले कि बच्चे का दिमाग डेड हो गया है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आपकी बच्ची अब नहीं रही। मैंने कल परसों शाम को सब इंस्पेक्टर इंद्रजीत राणा जी को फ़ोन किया था कि वो डॉक्टर आपसे मिलने आया या नहीं आया, क्या कह रहा था। उन्होंने मुझसे बोला कि वो आया था, वो ये बोला था कि गलती मेरी है, मैंने किया है ऐसा करके। इंदर सिंह राणा जी जो बोले थे मेरे से कि मेरी गलती है, वो डॉक्टर बोल रहा था बल। फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा पूछने की कोशिश करी तो उनने फिर फ़ोन काट दिया। कहने लगे कि कोई मतलब वहाँ पे कोई क्रिमिनल आया है, मैं उसको सही करता हूँ, ऐसे मतलब ज़ोर ज़ोर से डांट रहे थे। फिर उनने अपना फ़ोन काट दिया। उनने इतना मेरे को बताया कि हाँ वो डॉक्टर आया था और अपनी गलती वो मान रहा है, ऐसा उन्होंने बोला मेरे से। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, हमारी बच्ची तो चली गई, इस डॉक्टर का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। पूरे जितने भी मेडिकल स्टाफ है मैं उनसे कहना चाहती हूँ इसको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। अगर इसको लाइसेंस दोगे तो आगे और ऐसे भाविकाएं को और मारेगा ये, ऐसे न जाने कितनी भाविकाओं को मारेगा ये। इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। पुलभट्टा थाना क्षेत्र स्थित फ्लोर मिल में हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने मिल के चौकीदार समेत 4 आरोपियों को दबोचा है। मौके पर आरोपियों के पास से 5 लाख की नकदी और 2 बाइक भी बरामद की है, जिसमें एक बाइक चोरी के रुपए से खरीदी हुई थी। वहीं अब आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक बीती 14 जून को राजेंद्र गोयल निवासी आवास विकास ने पुलिस को एक सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 9 जून को सितारगंज रोड स्थित श्री खाटू नरेश फ्लोर मिल में अज्ञात चोरों ने ढावा बोलकर 6 लाख की नकदी में हाथ साफ कर लिया। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो फ्लोर मिल के सुरक्षाकर्मी परिषद की सुई घूमी, जिस पर टीम ने आरोपी को 15 जून को पुलभट्टा से गिरफ्तार किया। एक राइस मिल है उसमें चोरी के संबंध में, जिसमें लगभग 6 लाख रुपए की चोरी की इन्होंने पहले की थी। तो इसमें सीसीटीवी कैमरे की सहायता से और बाकी सुरागदर्शी प्रदर्शित करते हुए जो हमारे थाना पुलभट्टा और एसएसबी की टीम ने बहुत मेहनत से इन्होंने इस केस को वर्कआउट किया और इसमें 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया, जिसमें से मेन जो है कमल, जो इनके यहाँ चौकीदार की नौकरी करता था, और कमल ने फिर लीड इसकी दी सुरेश को, जो रिश्ते में इसका मामा लगता है, और सुरेश ने आदेश और अर्जुन 2 लोगों को अपने साथ मिलाया और इसके बाद इन लोगों ने इस चोरी को अंजाम दिया। और इसमें से हमें लगभग 5.25 लाख रुपए जो है रिकवर हो गए हैं, और साथ में जो चोरी के पैसों से खरीदी हुई मोटरसाइकिल है, एक नई वो मोटरसाइकिल बरामद की है स्प्लेंडर, और साथ में घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हमने की है। इसमें एक अपील हम लोग जनता से करना चाहेंगे कि बार बार हम लोगों की अपील के बावजूद भी लोग अपने यहाँ पे जो ये लोग सर्वेंट रख रहे हैं उसका वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी यही केस जो है वो आया है प्रकाश में, इसमें जो चौकीदार रखा गया था उसका सत्यापन नहीं किया गया था और ये बहेड़ी का रहने वाला है।
तो हम फिर से अपील करेंगे कि पुलिस एक्ट के अंतर्गत ये लीगल भी है कि आप अपने यहाँ जो भी रखते हैं सर्वेंट उसका वेरिफिकेशन कराइए। अदरवाइज़ ये गलत इरादे से लोग यहाँ पर आते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। और ये भी हम कर रहे हैं बॉन्ड की भाई जो नहीं कराएगा सत्यापन उसके विरुद्ध हम लोग पुलिस एक्ट में कार्रवाई भी करेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी इलाके में सड़क निर्माण का कार्य कर रहे एक मजदूर पर अचानक बाघ ने हमला बोलते हुए उसे मौत की घाट उतार दिया। घटना के बाद सीटीआर प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले में सीटीआर के उप निदेशक नीरज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मानपुर ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश निवासी खलील नाम का व्यक्ति अपने अन्य सहयोगी श्रमिकों के साथ धनगढ़ी इलाके में सड़क निर्माण का कार्य कर रहा था कि तभी अचानक बाघ ने उस पर हमला बोल दिया। बाघ उक्त श्रमिक पर हमला बोलने के उपरांत उसे जंगल की ओर घसीटता हुआ ले गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारी और कर्मचारियों ने जंगल में कुछ दूरी पर खलील का छत की छत शव बरामद कर लिया। उप निदेशक ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। देखिए, ये आज दिन में लगभग 3 बजे धनगढ़ी गेट से हमारे 1.5 किलोमीटर जंगल की ओर ये हमारा एक मजदूर था जो कि कार्य कर रहा था, तो इस पे संभवतः टाइगर के द्वारा इस पे अटैक किया गया है और फिर इसकी जो है उसने जिसमें दुखद घटना में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें भी जांच पड़ताल बाकी जारी है और हमारे लोग गए, फिर उसके पुलिस को बुलाया गया है, डेड बॉडी इसकी मिला के और अग्रितर कार्रवाई इसकी की जा रही है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप ने आम जन जीवन को अस्त व्यस्त कर डाला है। हर रोज बढ़ती गर्मी ने आम जन की मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां एक तरफ गर्मी से लोग बेहाल हैं, वहीं विद्युत कटौती में भी इजाफा कर दिया गया है। रोज घंटों बिजली के गुल रहने से क्षेत्र के लोगों में विद्युत विभाग के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं बढ़ती गर्मी के कारण वाटर लेवल कम हो रहा है, जिससे शहर और घरों में लगे नल टंकियां सूखने लगे हैं और लाइट की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे आम जनता और हमें बहुत परेशानी हो रही है। ना कोई कस्टमर आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। 24 घंटे में सिर्फ 5-6 घंटे ही लाइट आ रही है। इन्वर्टर तक मेरा डाउन हो गया है। अब क्या करें, इस गर्मी में कोई कस्टमर तो आ नहीं रहा है, खाली बैठे हुए हैं। आप ही देख लो कैसे पसीने टपक रहे हैं हमारे। हो तो कुछ मौसम ठंडा हो, जिससे मौसम सही होगा तो कस्टमर आएगा, हमारा व्यापार चलेगा और बाकी यह है जनता की परेशानियाँ दूर होंगी। मार्केट का यही हाल है, सारे व्यापारी ठंडे बैठे पड़े हैं, कोई कस्टमर नहीं है। पास मरीज आ रहे हैं वो बुखार के और डायरिया इत्यादि के आ रहे हैं, जिसमें कि हमारे चिकित्सकों द्वारा उनको सलाह दी जा रही है कि बासी भोजन ना करें, सड़े गले फल इत्यादि का सेवन ना करें, ताज़ा भोजन खाएं और जो दोपहर के समय में तेज़ धूप में निकलने से बचें और जब निकलना आवश्यक हो तो शरीर को ढकते हुए अर्थात छाता इत्यादि का प्रयोग करें, नारियल पानी पिए और घर से पानी इत्यादि पी के निकले और शरीर में पानी की कमी ना होने दें। तो ये कुछ उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी जा रही है, तो और वो ताकि अपना रखरखाव कर सकें और बीमारियों से बच सकें। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।